सावित्री जी उस दिन बरामदे में चुपचाप बैठी थी। उनके हाथ में अभी भी वही खाली गिलास था जिसमें वो थोड़ी देर पहले जूस पीने की उम्मीद लगाए बैठी थी। लेकिन उनकी बहू अनुपमा की कड़वी बातों ने जैसे उनके मन के हर कोने को तोड़ कर रख दिया था। आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रो पड़ी तो शायद उनका आत्मसम्मान भी टूट जाएगा। इतने सालों तक इस घर को अपने हाथों से सजाया, हर ईंट में अपना प्यार डाला, अपने बेटे कार्तिक को अच्छे संस्कार दिए, और आज उसी घर में वो एक बोझ बनकर रह गई थी। ये सोचकर उनका दिल बार बार भर आता था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें अपने पति रघुवीर जी की बहुत याद आ रही थी। अगर वो आज होते तो शायद उन्हें इस तरह की बातें कभी सुननी ना पड़ती। रघुवीर जी हमेशा कहते थे, सावित्री, ये तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन आज उसी घर में उन्हें अपनी जगह छोटी लगने लगी थी। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब अनुपमा इस घर में पहली बार आई थी। कितनी खुश थी सावित्री जी। उन्होंने उसे बेटी की तरह अपनाया, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा। लेकिन समय के साथ अनुपमा का व्यवहार बदल गया, या फिर सावित्री जी की अहमियत उसके लिए खत्म हो गई थी। उधर अनुपमा अपने कमरे में बैठी थी और उसे अपनी कही बातों पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि सास को अब थोड़ा काम करवाना चाहिए। आखिर घर में नौकर होते हुए भी अगर सास खाली बैठी रहेगी तो क्या ही फायदा। उसने कार्तिक से भी कई बार इस बारे में बात की थी, लेकिन कार्तिक हमेशा चुप रह जाता। उसे अपनी माँ और पत्नी के बीच किसी तरह का झगड़ा पसंद नहीं था, इसीलिए वो हर बार बात को टाल देता था। लेकिन आज जो हुआ था वो कुछ ज़्यादा ही कड़वा था। फिर भी कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया, जैसे घर में जो कुछ भी हो रहा हो उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। शाम होते होते सावित्री जी ने खुद को संभाल लिया। रोज की तरह पूजा करने लगी, लेकिन आज उनकी प्रार्थना में पहली जैसी शांति नहीं थी। उनके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि क्या सच में वो इस घर के लिए बोझ बन गई हैं? क्या अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही? पूजा खत्म करने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो शायद इस घर की नींव को हिला देगा। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब समय आ गया है कि वो अपने बेटे और बहू को उनकी गलती का एहसास कराएं, ताकि उन्हें समझ आ सके कि जिस माँ को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं वही इस घर की असली नींव है। रात को जब कार्तिक घर लौटा तो उसने देखा कि माँ आज कुछ ज़्यादा ही शांत है। उसने पूछा भी, माँ सब ठीक है ना? लेकिन सावित्री जी ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हाँ बेटा सब ठीक है। उनकी मुस्कान में छुपा दर्द कार्तिक समझ नहीं पाया, या शायद समझकर भी अनदेखा कर गया। उधर अनुपमा अपने ही विचारों में खोई हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने जो कहा वो गलत नहीं था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी एक बात ने सावित्री जी के दिल में कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। उस रात सावित्री जी को नींद नहीं आई। वो पूरी रात जागकर अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलती रहीं। कभी उन्हें अपने पति की याद आती, तो कभी अपने बेटे का बचपन, और कभी अनुपमा के साथ बिताए वो शुरुआती दिन जब सब कुछ कितना अच्छा था। लेकिन अब सब बदल चुका था। इस बदलते हुए समय के साथ उन्होंने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह सावित्री जी बहुत जल्दी उठ गईं, लेकिन आज उनकी दिनचर्या में एक अजीब सा बदलाव था। उन्होंने ना तो रसोई की ओर कदम बढ़ाया और ना ही किसी से कोई बात की। बस चुपचाप अपने कमरे में बैठकर कुछ कागजों को ध्यान से देखने लगी। ये वही कागज थे जो रघुवीर जी के समय से संभाल कर रखे गए थे। घर के कागजात, बैंक के दस्तावेज और कुछ जरूरी फाइलें, जिन्हें देखकर उनके चेहरे पर एक कठोर निर्णय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उनके मन में अब केवल एक ही बात थी कि उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करना होगा, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े।
उधर अनुपमा हमेशा की तरह देर से उठी और सीधे नौकरानी को आवाज लगाने लगी, सीमा चाय बना दो। लेकिन आज सावित्री जी ने बीच में कोई दखल नहीं दिया। पहले वो हर छोटी बड़ी चीज में ध्यान देती थी, लेकिन आज उन्होंने खुद को पूरी तरह अलग कर दिया था। अनुपमा को यह बदलाव थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि मन ही मन सोचा कि शायद उसकी बातों का असर हुआ है और अब सास ने खुद को अलग रखना शुरू कर दिया है। दोपहर तक सावित्री जी ने अपने पुराने वकील को फ़ोन कर दिया। उनकी आवाज़ में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव और दृढ़ता थी। उन्होंने वकील से साफ शब्दों में कहा कि उन्हें घर के कागजों को लेकर कुछ ज़रूरी बदलाव करने हैं और साथ ही एक कानूनी नोटिस भी तैयार करवाना है। वकील उनकी बात सुनकर थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने सावित्री जी को हमेशा एक शांत और सहनशील महिला के रूप में देखा था, लेकिन आज उनके शब्दों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने तुरंत मिलने का समय तय कर लिया। शाम को जब कार्तिक ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल कुछ अलग है। सावित्री जी अपने कमरे में ही थी और अनुपमा टीवी देख रही थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। कार्तिक को ये सन्नाटा थोड़ा अजीब लगा। उसने अनुपमा से पूछा, माँ कहाँ है? तो अनुपमा ने बेपरवाही से कहा, अपने कमरे में होंगी, अब उन्हें हमसे क्या काम। उसके इस लहजे ने कार्तिक को थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने फिर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे माँ के कमरे की ओर चला गया। कमरे में जाकर उसने देखा कि सावित्री जी कुछ लिख रही हैं। उसने पूछा, माँ आप क्या कर रही हैं? तो सावित्री जी ने शांत स्वर में कहा, बस बेटा कुछ ज़रूरी काम है। उनकी आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने ज़्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गया। रात को खाने के समय भी सावित्री जी बाहर नहीं आईं। उन्होंने अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। ये पहली बार था जब उन्होंने परिवार के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। अनुपमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कार्तिक के मन में हल्की सी चिंता जरूर जागी। उसे महसूस हो रहा था कि माँ के व्यवहार में कुछ तो बदल गया है, लेकिन वो उस बदलाव की गहराई को अभी समझ नहीं पा रहा था। उधर अपने कमरे में बैठी सावित्री जी ने वकील द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को एक बार फिर ध्यान से देखा और कल के लिए मिलने का समय तय कर लिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी और अगर इसके लिए उन्हें अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ कदम उठाना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अडिग निर्णय की चमक थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अगले दिन सावित्री जी तय समय पर वकील के ऑफिस पहुंची। उनकी चाल में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता और आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। वकील ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, सावित्री जी ने बिना किसी झिझक के अपनी पूरी बात रख दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके ही घर में उन्हें अपमानित किया जा रहा है। वकील ने ध्यान से उनकी हर बात सुनी और फिर धीरे से कहा, आप जो कदम उठाने जा रही हैं वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है तो मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। ये सुनकर सावित्री जी ने सिर हिलाया और कहा, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। वकील ने तुरंत घर के कागजात मंगवाए और जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि पूरा घर सावित्री जी के नाम पर है। रघुवीर जी ने अपनी पूरी संपत्ति उन्हीं के नाम कर दी थी। ये जानकर सावित्री जी के मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास जागा, जैसे अब उनके पास अपने सम्मान की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वकील ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो चाहे तो कानूनी रूप से अपने बेटे और बहू को घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं। ये सुनकर सावित्री जी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, क्योंकि एक माँ के लिए अपने ही बेटे को घर से निकालने का फैसला आसान नहीं होता। लेकिन फिर उन्हें अनुपमा की कड़वी बातें याद आ गईं और उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा,
हाँ, नोटिस तैयार कीजिए। उधर घर में अनुपमा अपने ही अंदाज में दिन बिता रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सावित्री जी क्या करने जा रही हैं। वो नौकरों को आदेश दे रही थी, फोन पर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी और बीच बीच में सास के बारे में शिकायतें भी कर रही थी। उसे लगता था कि अब घर में सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन ये उसका भ्रम था जो बहुत जल्द टूटने वाला था। कार्तिक भी ऑफिस में व्यस्त था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं माँ के बदलते व्यवहार को लेकर एक बेचैनी जरूर थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माँ इतनी चुप क्यों हो गई हैं। शाम को जब सावित्री जी घर लौटी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ में एक लिफाफा लिया और बाहर आई। कार्तिक और अनुपमा दोनों हॉल में बैठे थे। सावित्री जी ने बिना कुछ कहे वो लिफाफा टेबल पर रख दिया और शांत स्वर में बोली, इसे पढ़ लो। उनकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसने दोनों को चौंका दिया। कार्तिक ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक कानूनी नोटिस था जिसमें साफ लिखा था कि उन्हें एक निश्चित समय के भीतर ये घर खाली करना होगा। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और कहा, माँ ये क्या है? सावित्री जी ने बहुत शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, वही है जो तुम दोनों के लिए जरूरी था। उनकी आंखों में अब कोई ममता नहीं थी, केवल आत्मसम्मान की झलक थी। अनुपमा ने जैसे ही नोटिस पढ़ा, वो गुस्से से भर गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम आपके अपने हैं और आप हमें ही घर से निकाल रही हैं। लेकिन सावित्री जी ने बिना किसी भाव के कहा, अपने वही होते हैं जो अपनेपन का सम्मान करे, जो अपमान करे वो अपने नहीं होते। उनके शब्द तीर की तरह अनुपमा के दिल में जा लगे, लेकिन उसके अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। कार्तिक अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी माँ थी जिन्होंने उसे जन्म दिया और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने का वादा किया था। लेकिन आज उसकी चुप्पी ही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी थी। सावित्री जी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने बहुत सहन किया है बेटा, लेकिन अब नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अनुपमा और कार्तिक दोनों ही इस अचानक आए फैसले से हिल गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था और सावित्री जी ने भी अब ठान लिया था कि जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। कानूनी नोटिस मिलने के बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले केवल सावित्री जी के मन में दर्द था, अब वही दर्द पूरे घर में फैल गया था। कार्तिक और अनुपमा दोनों ही बेचैन थे, लेकिन उनकी बेचैनी के कारण अलग अलग थे। कार्तिक के दिल में अपराध बोध धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। उसे अपनी माँ की हर वो छोटी बड़ी बात याद आने लगी जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। हर बार जब माँ ने उससे कुछ कहना चाहा, उसने चुप रहकर बात टाल दी और आज उसी चुप्पी ने उसकी माँ को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। ये सोचकर उसका सिर शर्म से झुक गया। उधर अनुपमा के मन में अभी भी गुस्सा और अहंकार भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि सास ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। वो बार बार सोच रही थी कि सिर्फ एक गिलास जूस के लिए कोई इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि बात केवल जूस की नहीं थी, बल्कि उस सम्मान की थी जिसे उसने बार बार ठेस पहुंचाई थी। फिर भी उसके अंदर का अहंकार उसे अपनी गलती स्वीकार करने नहीं दे रहा था। अगले दिन से ही घर में अजीब सी दूरी आ गई। सावित्री जी अब बिल्कुल अलग थलग हो गई थी। उन्होंने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। ना किसी से कोई बात, ना किसी चीज में कोई दखल, जैसे वो अब इस घर का हिस्सा ही नहीं रही। ये बदलाव कार्तिक को अंदर से तोड़ रहा था। उसने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सावित्री जी ने बहुत ही सीमित शब्दों में जवाब देकर बात खत्म कर दी। उनकी आंखों में अब वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था।
एक दिन कार्तिक ने हिम्मत जुटाकर माँ के पास जाकर कहा, माँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप हमें घर से निकालने का फैसला वापस ले लीजिए। उसकी आवाज़ में सच्चा पछतावा था, लेकिन सावित्री जी ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, गलती तब समझ में आती है जब दिल से एहसास हो, केवल डर के कारण नहीं। ये सुनकर कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं वो खुद भी जानता था कि उसने अपनी माँ के साथ अन्याय होने दिया। उधर अनुपमा ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने सोचा कि अगर वो सावित्री जी से सीधे बात करेगी तो शायद वो अपना फैसला बदल ले। वो उनके कमरे में गई और थोड़ी नरमी से बोली, मम्मी जी आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, हम सब तो एक परिवार हैं। लेकिन सावित्री जी ने उसकी ओर देखकर कहा, परिवार वो होता है जहाँ सम्मान हो, जहाँ किसी को उसकी ज़रूरत के लिए ताने ना सुनने पड़े। उनकी आवाज़ में दर्द और शक्ति दोनों थे, जो अनुपमा के दिल को चुभ गए। लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। दिन बीतते जा रहे थे और नोटिस की समय सीमा धीरे धीरे करीब आ रही थी। अब कार्तिक और अनुपमा के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अगर उन्हें सच में घर छोड़ना पड़ा तो वे कहाँ जाएंगे। ये सोचकर कार्तिक की रातों की नींद उड़ गई थी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को वो अपना समझता था वो वास्तव में उसकी माँ का था, और उसने कभी इस बात की कद्र ही नहीं की। उधर सावित्री जी हर दिन खुद को और मजबूत बना रही थी। उन्होंने अपने दिल को पत्थर बना लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक माँ का दिल अभी भी अपने बेटे के लिए तड़प रहा था। वो चाहती थी कि कार्तिक और अनुपमा अपनी गलती को समझे, केवल शब्दों में नहीं बल्कि दिल से, ताकि भविष्य में कभी भी वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। यही सोचकर वो अपने फैसले पर अड़ी रही। समय अब बहुत कम बचा था और हर गुजरता हुआ दिन कार्तिक और अनुपमा के लिए एक नई चिंता लेकर आ रहा था। लेकिन अभी भी उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर आना बाकी था, जो उन्हें पूरी तरह बदल कर रख देने वाला था। नोटिस की समय सीमा अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। घर की दीवारें जैसे हर दिन कार्तिक और अनुपमा को उनकी सच्चाई का आईना दिखा रही थी। जहाँ कभी हंसी और सुकून था, वहाँ अब डर और बेचैनी ने जगह ले ली थी। कार्तिक हर सुबह उठते ही सबसे पहले कैलेंडर देखता और तारीखें गिनने लगता, जैसे हर गुजरता दिन उसे अपने घर से दूर ले जा रहा हो। उसके चेहरे की थकान और आंखों की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता था। बार बार माँ की बातें और उनका बदला हुआ व्यवहार उसके दिमाग में घूमता रहता था। उधर अनुपमा का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे टूटने लगा था। जो अहंकार पहले उसकी ताकत था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा था। उसने सोचा था कि सावित्री जी सिर्फ डराने के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि ये फैसला पूरी तरह गंभीर है। एक दिन उसने देखा कि घर के कुछ जरूरी कागज वकील के पास भेजे जा रहे हैं और सावित्री जी किसी से फोन पर घर के आगे प्रबंध की बात कर रही हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब बात उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। कार्तिक ने कई बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही ठंडा और सीमित जवाब मिला। वो समझ चुका था कि माँ अब केवल शब्दों से नहीं बल्कि उनके दिल से टूट चुकी हैं, और इस टूटन को जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। एक रात वो चुपचाप माँ के कमरे के बाहर खड़ा रहा। अंदर से आती हल्की सी सिसकियों की आवाज़ ने उसका दिल चीर कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि माँ बाहर से जितनी मजबूत दिख रही हैं, अंदर से उतनी ही टूट चुकी हैं। ये एहसास उसके लिए असहनीय था। अगले दिन हालात और भी खराब हो गए। कार्तिक और अनुपमा को मजबूरी में नया घर ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ा। पूरे दिन उन्होंने कई जगहों पर जाकर किराए के मकान देखे, लेकिन हर जगह या तो किराया बहुत ज़्यादा था या शर्तें इतनी कठिन थी कि वहाँ रहना संभव नहीं था। जो लोग उन्हें पहले बड़े घर का मालिक समझकर सम्मान देते थे, वही आज उन्हें एक आम किराएदार की नज़र से देख रहे थे। ये बदलाव उनके लिए बहुत बड़ा झटका था।
दिन भर की थकान और निराशा के बाद जब वे शाम को घर लौटे तो दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। अनुपमा के चेहरे पर अब गुस्से की जगह डर और पछतावा साफ नजर आने लगा था। उसने धीमे स्वर में कार्तिक से कहा, शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पहली बार उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार्तिक ने भी सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि ये गलती केवल अनुपमा की नहीं बल्कि उसकी भी थी। उसकी चुप्पी ने इस आग को बढ़ने दिया था। उधर सावित्री जी ये सब देख रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह कठोर बनाए रखा। एक माँ का दिल बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करता, लेकिन उनके आत्मसम्मान की चोट उन्हें अपने फैसले से पीछे हटने नहीं देती। वो जानती थी कि अगर आज उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो शायद भविष्य में भी उनका अपमान होता रहेगा। इसीलिए उन्होंने अपने दिल को समझा लिया कि ये सब उनके बेटे और बहू के भले के लिए ही है। अंततः वो दिन आ गया जब नोटिस की अंतिम तारीख थी। घर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। कार्तिक और अनुपमा अपने सामान को समेट रहे थे। हर चीज को देखते हुए उनकी आंखें भर आ रही थी। ये वही घर था जहां उन्होंने अपने सपने सजाए थे, लेकिन आज उन्हें उसी घर को छोड़ना पड़ रहा था। और इसका सबसे बड़ा कारण उनका अपना व्यवहार था। जब उन्होंने आखिरी बार सावित्री जी की ओर देखा तो उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या अब भी कुछ बचा है या सब खत्म हो चुका है। अंतिम दिन की सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दीवार हर कोना इस बिछड़ने के दर्द को महसूस कर रहा हो। कार्तिक और अनुपमा अपने अपने सामान को समेट रहे थे, लेकिन उनके हाथ बार बार रुक जा रहे थे। कभी कोई पुरानी फोटो हाथ में आ जाती तो आंखें भर आती। कार्तिक ने जब अपने बचपन की तस्वीरें देखी तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसमें वो अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ नजर आ रहा था। वही माँ जिसने उसे अपने हाथों से बड़ा किया, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, और आज वही बेटा अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर जा रहा था। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दर्द अब बाहर आ चुका था। उसका अहंकार अब कहीं खो गया था। उसकी जगह गहरा पछतावा और डर ने ले ली थी। उसने सावित्री जी के कमरे की ओर देखा। अनुपमा के कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। वो किसी तरह अपनी सास से माफ़ी मांग लेना चाहती थी, चाहे भले ही देर हो चुकी हो, लेकिन वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। वो धीरे धीरे सावित्री जी के कमरे में गई और उनके सामने खड़ी हो गई। कुछ पल तक वो कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली, मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत दुख दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके शब्दों में अब सच्चाई थी, अहंकार का नामो निशान नहीं था। ये वही अनुपमा थी जो अब अपनी गलती को पूरी तरह समझ चुकी थी। सावित्री जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, गलती का एहसास तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी सच्चाई भी थी। अनुपमा उनके पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मम्मी जी, हमें मत निकालिए, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये सुनकर सावित्री जी का दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिर से संभाल लिया। उसी समय कार्तिक भी वहां पर आ गया। उसने अपनी माँ के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका साथ नहीं दे पाया। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सावित्री जी के लिए उसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो गया। ये वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, और आज वो उनके सामने टूट कर खड़ा था। कुछ पल के लिए कमरे में केवल सिसकियों की आवाज़ थी। सावित्री जी के मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनका आत्मसम्मान था, जो बार बार उन्हें अपने फैसले पर अडिग रहने के लिए कह रहा था, और दूसरी तरफ उनका माँ का दिल था, जो अपने बेटे को इस हालत में देखकर टूट रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोली,
अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो क्या गारंटी है कि कल फिर ऐसा नहीं होगा। उनका सवाल सीधा उनके दिल को छू गया। कार्तिक और अनुपमा दोनों चुप हो गए, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, केवल पछतावा था। सावित्री जी ने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, जाओ, आज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। शायद दूरी ही तुम्हें रिश्तों की कीमत समझा सके। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन कार्तिक और अनुपमा उस घर को छोड़कर चले गए जहां उन्होंने अपने सपने बसाए थे, और सावित्री जी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोने से नहीं रोका, क्योंकि ये आंसू केवल दर्द के नहीं बल्कि एक माँ के टूटते हुए दिल के थे। घर छोड़ने के बाद कार्तिक और अनुपमा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लोग कभी बड़े और सजे धजे घर में रहते थे, आज एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी नई शुरुआत करने के लिए मजबूर थे। उस कमरे में ना तो पहले जैसी सुविधाएं थी और ना ही वो सुकून जो उन्हें अपने घर में मिला करता था। हर सुबह जब वे उठते तो सबसे पहले उन्हें अपने हालात का एहसास होता, और यही एहसास उनके दिल को भीतर तक तोड़ देता था। कार्तिक अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा था, लेकिन उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और ज़रूरी खर्चों में ही खत्म हो जाता था। पहले जहां उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी, आज हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए उसे सोचना पड़ता था। उसे हर पल अपनी माँ की याद आती। वो सोचता कि जिस माँ ने उसे हमेशा हर परेशानी से बचाया, आज उसी माँ को उसने अकेला छोड़ दिया है। ये विचार उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उधर अनुपमा की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। जो बहू कभी घर में नौकरों को आदेश देती थी, आज वही खुद सारे काम करने के लिए मजबूर थी। सुबह से लेकर रात तक वो घर के कामों में लगी रहती, और हर काम के साथ उसे अपनी सास की बातें याद आती। उसे एहसास होता कि जिस काम को वो इतना छोटा समझती थी, वही काम आज उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। हर दिन उसके लिए एक सजा की तरह था, जो उसे उसकी गलती का एहसास करा रहा था। एक दिन अनुपमा बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उस छोटे से कमरे में ना कोई देखभाल करने वाला था और ना ही कोई सहारा। कार्तिक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ऑफिस और घर के बीच वो पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन पहली बार अनुपमा को सावित्री जी की असली कीमत समझ आई। उसे याद आया कि जब भी वो बीमार पड़ती थी, सावित्री जी रात रात भर जागकर उसकी सेवा करती थी, बिना किसी शिकायत के। और उसने उसी सास के साथ कैसा व्यवहार किया। उसी रात अनुपमा रोते हुए कार्तिक से बोली, मुझे मम्मी जी के पास जाना है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उसकी आवाज़ में अब सच्चा पछतावा था। कार्तिक ने भी उसकी बात से सहमति जताई, क्योंकि वो खुद भी हर दिन अपनी माँ को याद करके टूट रहा था। दोनों ने तय किया कि अब और देर नहीं करेंगे, चाहे जो हो। वे सावित्री जी के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। अगले दिन वे दोनों सावित्री जी के घर पहुँचे। दरवाजे के सामने खड़े होकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे उन्हें अपने ही घर में जाने में डर लग रहा हो। कार्तिक ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में सावित्री जी ने दरवाज़ा खोला। सामने अपने बेटे और बहू को देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गईं। उनके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। कार्तिक और अनुपमा दोनों उनके पैरों में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कार्तिक ने रोते हुए कहा, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी कीमत बहुत देर से समझी। और अनुपमा ने सिसकते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मुझे सज़ा मिल चुकी है, अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। उनके शब्दों में अब कोई बनावट नहीं थी, केवल सच्चाई और दर्द था। सावित्री जी ये सब देख रही थी। उनका दिल फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था, जहां उन्हें एक बार फिर फैसला लेना था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे पर खड़े कार्तिक और अनुपमा की हालत देखकर सावित्री जी का दिल पूरी तरह पिघल चुका था। उनके सामने वही बेटा खड़ा था जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था
और वही बहू थी जिसे उन्होंने बेटी की तरह अपनाया था, लेकिन साथ ही उनके दिल में वो सारे जख्म भी ताज़ा थे जो उन्हें इन दोनों की बातों और व्यवहार से मिले थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत खड़ी रहीं, जैसे अपने दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई को समझने की कोशिश कर रही हूँ। कार्तिक ने फिर से कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, अगर आज आपने हमें माफ नहीं किया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द साफ नजर आ रहा था। और अनुपमा ने भी रोते हुए कहा, मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि अब कभी आपको दुख नहीं दूंगी। मैं आपको माँ से भी ज्यादा सम्मान दूंगी। बस एक बार हमें अपना लीजिए। उनके शब्द अब सीधे सावित्री जी के दिल में उतर रहे थे, क्योंकि ये वही पछतावा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सावित्री जी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और दोनों को उठाया। उनकी आवाज अब भी भारी थी, लेकिन उसमें पहले जैसी कठोरता नहीं रही। उन्होंने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना और सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। ये सुनते ही कार्तिक और अनुपमा के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। उन्होंने सावित्री जी की ओर देखा, जैसे उनके अगले शब्द उनकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाले हो। कुछ पल की खामोशी के बाद सावित्री जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये सुनते ही दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा और तेज हो गई। उन्होंने सावित्री जी के पैर पकड़ लिए, जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन सावित्री जी ने तुरंत ही उन्हें रोकते हुए कहा, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि सम्मान और समझ से चलते हैं। उनके शब्दों में एक गहरी सीख थी जो दोनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अनुपमा ने अपने व्यवहार में पूरी तरह सुधार कर लिया। वो अब सावित्री जी का हर तरह से ख्याल रखती, उनकी ज़रूरतों को समझती और उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं देती। कार्तिक भी अब अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका था। वो अब केवल एक पति नहीं बल्कि एक अच्छा बेटा भी बन गया था, जो अपनी माँ के सम्मान को सबसे ऊपर रखता था। सावित्री जी के चेहरे पर अब फिर से वही सुकून और संतोष नजर आने लगा था जो बहुत समय पहले खो गया था। उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचा लिया था और साथ ही उन्हें एक ऐसी सीख भी दे दी थी जो उनकी पूरी जिंदगी का आधार बन गई। अब उस घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी, लेकिन इस बार उस हंसी में समझ, सम्मान और सच्चे रिश्तों की मिठास भी शामिल थी। समय के साथ उनके रिश्ते और भी मजबूत होते चले गए। अब कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं की जाती थी। हर शब्द में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार झलकता था। सावित्री जी को अब कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो इस घर में अकेली हैं, बल्कि अब वो इस घर की सबसे अहम सदस्य बन चुकी थी, जिनकी हर बात का सम्मान किया जाता था। और इस तरह एक छोटी सी गलती से शुरू हुई ये कहानी एक बड़ी सीख के साथ खत्म हुई। जहाँ सम्मान होता है वहीं सच्चा परिवार बसता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।